बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 78 से प्रैक्टिस सेट नंबर 82 तक। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबों से जो है सो माफ़ी चाहेंगे क्योंकि पीछे 3 दिनों से जो है सो आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो इसका मेन रीज़न यही था दोस्तों कि हमारा जो तबीयत था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा था। इस वजह से जो है सो वीडियो आप सबों का जो है सो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ी चाहेंगे। साथ ही दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्टैटिक जीके है और जैसा कि पीछे के वीडियोस में आप सबों को देखने को मिला होगा, तो अगर उस सभी वीडियोस को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर स्टैटिक जीके को देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर देखिए तो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है इसमें आपका हर सेट में जो है सो स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है और बहुत सारे प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है इससे भी कई सारे प्रश्न जो है सो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और आगे भी जो है सो इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रैक्टिस सेट है आज का हमारा, वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 78। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 78। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो देखिए रंगनाथ स्वामी टेम्पल की बात करेंगे तो रंगनाथ स्वामी टेम्पल को गाली गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, और साथ में अगर देख लीजिए तो गाली, ये जो आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर है जिसको गाली गोपुरम बोला जाता है, यह कहाँ पे है? तो यह आपका नेल्लोर, ठीक है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में यह मंदिर है। आप सिर्फ स्टेट जरूर याद रखिएगा, रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे हो जाएगा जिसको गाली गोपुरम बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। और इस शब्द गाली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो देखिए गाली गोपुरम का जो अर्थ होता है वह है आपका पवन मीनार। ठीक है, गाली गोपुरम का क्या अर्थ होता है? तो पवन मीनार जो है सो इसका अर्थ होता है। तो फर्स्ट के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, किसको ले जाने के लिए किया गया है? तो देखिए नासा ने जो है आपका केपलर नामक दूरबीन का जो प्रवर्तन किया, किसको ले जाने के लिए? तो पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। ठीक है, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक तरफ आपके कुछ ताप बिजली संयंत्र हैं और दूसरी तरफ इसकी अवस्थिति या स्थिति को जो लेके जो है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला देखते हैं, अगर कहलगांव की बात करेंगे तो कहलगांव जो है यह आपका हो जाएगा बिहार में। ठीक है, कहलगांव कहाँ पे हो जाएगा? तो यह जो है सो आपका बिहार में हो जाएगा। फरक्का की बात करेंगे तो यह आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। रामगुंडम की बात करेंगे तो रामगुंडम जो है सो आपका तेलंगाना में हो जाएगा। और झानोर गंधार की बात करेंगे तो यह आपका गुजरात में हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहलगांव ताप बिजली संयंत्र आपका बिहार में हो जाएगा, फरक्का पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, रामगुंडम तेलंगाना में हो जाएगा और झानोर गंधार जो हो जाएगा यह आपका गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए इस तरह की जो भी क्रांतियां स्टैटिक जीके की काफ़ी आपका जो है सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। तो इन सबों से भी आप लोग जो है क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर देखिएगा। देखिए गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो गुलाबी क्रांति जो है यह आपका संबंधित है झींगा उत्पादन से। ठीक है, गुलाबी क्रांति जो संबंधित है यह आपका झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथ ही अगर देखते हैं मत्स्य उत्पादन की अगर बात करेंगे तो मत्स्य उत्पादन जो है यह आपका नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन जो है यह आपकी जो है सो नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति से आपकी संबंधित है मत्स्य उत्पादन। अगर उर्वरक उत्पादन की बात करेंगे तो उर्वरक उत्पादन जो है यह आपका भूरी क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति से संबंधित हो जाएगी उर्वरक उत्पादन। तो मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो देखिए राग मियाँ की मल्हार जो है, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता आपको तानसेन को माना जाता है। ठीक है, तानसेन को राग मियाँ की मल्हार, ठीक है, किस राग की? तो मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। और कई बार जो है सो यह प्रश्न पूछा भी गया है आपका, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, किसको माना जाता है मियाँ की मल्हार का रचयिता? तो तानसेन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की MTG से क्या अभिप्राय है?
ठीक है। क्या है प्रश्न कि एमडीजी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए एमडीजी से जो आपका अभिप्राय है यह है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। एमडीजी से क्या अभिप्राय है? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है सो राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। एमडीजी से यही अभिप्राय है, फुल फॉर्म है उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से सुमेल बैठा है। ठीक है, निम्नलिखित में सुमेल बैठा है। तो एक तरफ आपके कुछ जो है सो देश या से एक तरह से देखिए तो गलत है, कुछ यहाँ पे आपके चर्चित व्यक्ति हैं। ये भी खेल भी जो है गलत दिया गया है, यहाँ पे कुछ चर्चित व्यक्ति हैं और उनसे आप देख सकते हैं तो उनके उपनाम को लेके यह प्रश्न जो पूछा गया है। देश और खेल जो है यह शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। तो पहला देखते हैं, तो देखिए पहला अगर बात करेंगे तो अब अब्दुल गफ्फार खां। देखिए अब्दुल गफ्फार खां की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। साथ में इनको सरहदी गांधी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बादशाह खान भी बोला जाता है इनको। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा देखते हैं दादा भाई नेहरू जी। तो दादा भाई नेहरू जी को भारत का महान विरोधाय व्यक्ति मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी की बात करेंगे तो इनको महात्मा बोला जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी की बात करेंगे तो महात्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सरदार पटेल, ठीक है, सरदार सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर जो है सो राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है वो भी आपका कहाँ पे? गुजरात के नर्मदा जिले में है। बाकी के और ऑप्शंस को देखते हैं, अगर 30 जनवरी की बात करेंगे तो 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस और साथ में कुष्ठ निवारण। ठीक है, कुष्ठ कुष्ठ निवारण कुष्ठ निवारण दिवस। तो 30 जनवरी को 2 दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उस दिन आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। साथ ही अगर 21 मई की बात करेंगे तो 21 मई को मनाया जाता है आपका आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, 21 मई को आपका मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि गीता सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो देखिए गीता सेठी की बात करेंगे तो कई बार पीछे के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आया था या कि गीता सेठी जो है इनका नाम जो है सो बिलियर्ड्स के खेल से जुड़ा जाता है। ठीक है, बिलियर्ड के खेल से जुड़ा हुआ यह नाम है गीता सेठी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसको सम्मान बोलचाल में भारत का प्रेक्षापात्र पुरुष या मिसाइल मैन कहा जाता है? तो देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बाकी के भी, अगर 4 ऑप्शन को देखेंगे तो सीवी रमन है, हरिगोविंद खुराना है, डॉक्टर एस चंद्रशेखर या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चारों के चारों नाम जो है सो आपके विज्ञान के क्षेत्र से चारों के चारों वैज्ञानिक ही थे। और भारत का मिसाइल मैन किसे बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली आइरिस के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु थी वो आपकी 15 वर्ष थी। ठीक है, 2011 की जनसंख्या में जो फोटो, उंगली या निशान जो लिया गया था, आंख के पुतली का प्रतिचित्रण, ये सब, तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष तक के लोगों का यह किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि रुस्तम एक संबंध है। तो देखिए रुस्तम एक का संबंध किससे है? तो रुस्तम एक जो है यह आपका लक्ष्य भेदी विमान है। ठीक है, रुस्तम एक क्या है? तो यह आपका एक लक्ष्य भेदी विमान है। तो 12th के लिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। रुस्तम प्रथम क्या है? तो यह आपका लक्ष्य भेदी विमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि मैपी लीफ का देश के नाम से कौन जानते हैं? तो देखिए मैपी लीफ का जो देश होता है ये आपका इस टाइप का लीफ होता है, जो कि आपका कनाडा के, आप फ्लैग में देखते होंगे तो कुछ इस टाइप का एक लीफ दिखता होगा। ठीक है, तो मैपी लीफ का देश किसे बोला जाता है? तो मैपी लीफ का देश जो है सो कनाडा को बोला जाता है। और साथ में देखेंगे तो यह आपका कनाडा का जो है सो राष्ट्रीय प्रतीक भी है।
यह आपका कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ठीक है, कनाडा का आपका राष्ट्रीय प्रतीक है मैपल लीफ, और मैपल लीफ का देश किसको बोलते हैं, तो कनाडा को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि मोती किससे निकाला जाता है। ठीक है, क्या है कि मोती पर्ल किससे निकाला जाता है। तो देखिए इसमें जो है सो आपका आंसर पिक टेरा दिया हुआ है, लेकिन जनरली देखेंगे तो मोती जो होता है यह आपका सीपी से निकाला जाता है। तो प्रश्न से तो राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन बुक के पीछे में आपका ऑप्शन सी दिया गया है। तो अगर इससे रिलेटेड किसी के पास कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। तो देखिए तो सही बात है, कॉमनवेल्थ जो आपका एक बनाया गया है, एक समझ सकते हैं तो एक ग्रुप है जो कि आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो वैसे देश जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रहे हो या किसी न किसी तरह से उनका संबंध रहा, तो उस जो भी देश है तो उन सबको राष्ट्रमंडल देश के रूप में जानते हैं। तो ऐसा कोई संधि या कोई संविधान इस तरह का है नहीं। दूसरा है कि सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार, शासन या अधिदेश के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। तो यह जो है यह भी आपका सही है। अभी पीछे मैंने बताया भी था कि ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब समझ सकते हैं कि गुलाम या उसके अधिकार में जो भी देश रहे थे, तो वो सभी क्या है कि एक तरह से समझ सकते हैं तो कॉमनवेल्थ ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पर आपके कथन सही हैं। तो राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 15 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था। तो देखिए 1999 में अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो कौन थे, तो वह थे आपके नवाज शरीफ। ठीक है, कौन हो जाएंगे, नवाज शरीफ। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री थे जिस समय क्या होता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो था उन्होंने क्या किया था कि सैन्य तख्तापलट करके जो है सो पूरी राजनीति को ध्वस्त कर दिया था वहाँ पे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि लिमरिक क्या है। तो देखिए यह प्रश्न जो है यह आपका एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। एनटीपीसी 2016 प्री का प्रश्न है कि लिमरिक क्या है। तो लिमरिक क्या होता है कि ज़्यादातर 5 लाइन की कविता का एक रूप। ठीक है, ज़्यादातर 5 लाइन की कविता के रूप को क्या है, लिमरिक बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है। फिर से पढ़ते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिक्सल या रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रेजोल्यूशन बोला जाता है। अगर इसी स्लाइड की बात करेंगे जो अभी स्लाइड दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, छोटे छोटे एकदम डॉटेड डॉटेड पिक्सल से मिलके बना होता है। ठीक है, डॉटेड डॉटेड एकदम पिक्सल से मिलके बना होता है। तो उसी संबंध में यह आपका प्रश्न भी पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया था। तो देखिए 3 तलाक जो बिल आपका लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसका समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो देखिए 3 तलाक बिल का समर्थन करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 तलाक बिल पास करने वाला या समर्थन देने वाला पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए तो अपच का जो इलाज होता है, मतलब अनपच या अपच बोल सकते हैं, तो उसमें जो है सो आपका एंटासीड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटासीड का उपयोग किया जाता है अपच के इलाज में लिए। बाकी अगर एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो है सो इसका यूज किया जाता है। साथ ही अगर एंटाहिस्टामिन की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका बॉडी में किसी भी तरह की एलर्जी से बचाव करता है। और प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अपच के इलाज के लिए किस तरह की दवा का उपयोग किया जाता है, तो एंटासीड कॉम्बिनेशन की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट होता है। साथ ही पीछे के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा गया था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो देखिए सिक्किम को अगर पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करें तो यह आपका 1975 में जो है सो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और इस प्रश्न के लिए भी कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। तो वह हैं आपके अजीत कुमार गुप्ता जी हैं, वैभव जी हैं और अनूप बघेल जी। तो तीनों ने जो है सो इस प्रश्न के लिए सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और इसी तरह से आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। जिस भी परीक्षा की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़रूर से ज़रूर ईश्वर आपको सफलता दिलाएंगे। और आज के भी वीडियो में जो है सो आपको कमेंट बॉक्स का प्रश्न देखने को मिल जाएगा आगे में। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। वीडियो का दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 79
क्या फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो देखिए ज्योतिर्लिंग मंदिर की बात करें तो जो कि आपके भगवान शिव से संबंधित होती है ज्योतिर्लिंग, तो इसमें से आपका बताना है कौन कौन सा मंदिर जो है सो ज्योतिर्लिंग है। तो पहला बात करेंगे मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। तो देखिए मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, यह आपका एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है। सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे तो यह भी जो है सो आपका ज्योतिर्लिंग मंदिर है। केदारनाथ की बात करेंगे तो यह भी आपका ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, केदारनाथ हो, ये सभी क्या है, यह आपके जो है सो शिव जी को समर्पित एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है। साथ ही अगर देखते हैं सभी की अवस्थिति को, तो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को देखेंगे तो यह जो है सो आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगर सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे तो सोमनाथ मंदिर जो है यह आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। और केदारनाथ की बात करेंगे तो केदारनाथ यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड में यह मंदिर हो जाएगा। तो यह सभी भी चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। तो देखिए पीछे भी कई बार प्रश्न आ चुका है। देखिए माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे एल के आडवाणी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। पुस्तक का क्या नाम है, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म और उनसे रिलेटेड लॉन्ग फॉर्म दिए गए तो आपको बताना है। पहला है आपका IMR। तो अगर IMR की बात करेंगे तो IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मर्टिलिटी रेट, तो यह तो आपका सही है। दूसरा है MDG। तो MDG आपका मैनुअल डेटा ग्राफिक्स नहीं बोलते। ठीक है, MDG क्या होता है, तो MDG होता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। पीछे की प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आपका दिखा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट गोल्स जो है सो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा MDG के लिए। नेक्स्ट है बाकी अगर MMR की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ASR की बात करेंगे तो एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है सो राइट हो जाएगा। तो प्रश्न से अगर देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, MDG। MDG क्या होता है, मैनुअल डेटा ग्राफिक्स नहीं होता है। MDG का फुल फॉर्म होता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। तो देखिए वर्ष 1100 में निर्मित और भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर भी हैं। खास करके उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो भुवनेश्वर में पूछा जा रहा है जो कि पूरे भुवनेश्वर का एक तरह से कह सकते हैं आकर्षण का केंद्र है या प्रधानता रखता है। तो मंदिर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर हो जाएगा जो कि 1100 के आसपास में निर्मित है, वर्ष 1100 में, तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। बाकी के अगर ऑप्शन को देखेंगे तो देख लेते हैं। पहला अगर राजा रानी मंदिर की बात करेंगे तो राजा रानी मंदिर भी आपका भुवनेश्वर में अवस्थित है। अगर मुक्तेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो यह भी आपका भुवनेश्वर में स्थित है। तो राजा रानी मंदिर हो, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर, तीनों जो है सो आपके भुवनेश्वर में अवस्थित हैं। ठीक है, कहाँ पे है, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी में। और साथ ही एक पूछा जा रहा है कंदरिया महादेव मंदिर। ग्रुप डी में यह प्रश्न 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया था यह प्रश्न। देखिए कंदरिया महादेव की बात करेंगे तो यह जो है सो यह मंदिर आपका जो है यह खजुराहो में है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, तो खजुराहो में, जो कि कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर है। और इसको शायद वर्ल्ड यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप लोग क्लियर जरूर कीजिएगा इसको। कंदरिया महादेव है, इसे शायद यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इसी वजह से जो है सो यह प्रश्न आपका 2018 में पूछा भी गया था ग्रुप डी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ की रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो देखिए रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे तो रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का विभाजन करता है रेड क्लिफ रेखा। साथ में देखिए तो अगर भारत और बांग्लादेश की बात करेंगे तो यह भी जो है सो एक तरह से देखेंगे तो रेड क्लिफ रेखा के साथ ही आपका सीमा का निर्धारण होता है। तो राइट आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर दोनों है तो ज़्यादा बल जो है सो ए पर ही दिया जाना चाहिए। अगर भारत और चाइना की बात करेंगे तो भारत चाइना जो है यह आपका मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत चाइना जो है मैकमोहन रेखा से आपका इसका जो है सो सीमा का विभाजन होता है। भारत चाइना मैकमोहन रेखा से, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश रेड क्लिफ रेखा से। भारत और नेपाल की बात करेंगे तो कोई रेखा से इसके सीमा का निर्धारण नहीं है। सुगौली की संधि एक हुई थी आपकी, जो कि आपके ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सुगौली की संधि के द्वारा ही जो है सो भारत और नेपाल का समझ सकते हैं तो एक बॉर्डर का निर्धारण किया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है। तो देखिए भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय जो है यह जो है आपका अवस्थित होने वाला है विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है क्या, तो भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए अगर नीली क्रांति की बात करेंगे, पीछे भी मैंने बताया था, तो नीली क्रांति जो है यह आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगा नीली क्रांति। साथ ही अगर देखते हैं खनिज तेल उत्पादन के बारे में, तो देखिए खनिज तेल उत्पादन जो है यह आपकी काली क्रांति, ठीक है, काली क्रांति से संबंधित हो जाएगी खनिज तेल उत्पादन। खनिज तेल उत्पादन काली क्रांति से। झींगा उत्पादन पीछे भी हम लोगों ने देखा है, तो झींगा उत्पादन की अगर बात करेंगे तो झींगा उत्पादन जो है यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा आपका झींगा उत्पादन आपका हो जाएगा गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति से संबंधित हो जाएगा झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से। और नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक तरफ आपके कुछ खिलाड़ी हैं और खेल हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। पहला अगर मैरियन जोन्स की बात करें तो मैरियन जोन्स आपके एक एथलीट्स हैं। और मार्क स्पिट्स की बात करेंगे तो मार्क स्पिट्स जो हैं जाएंगे यह आपके मार्क स्पिट्स की बात करें तो यह आपके तैराकी से संबंधित हो जाएंगे। मार्क डेलिसन, तो मार्क डेलिसन की अगर बात करते हैं ये आपके हॉकी के प्लेयर हो जाएंगे। और माइकल स्टीच, तो देखिए माइकल स्टीच जो है यह आपके टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, माइकल स्टीच कौन से हो जाएंगे, तो टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। तो प्रश्न से अगर देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइकल जोन्स एथलेटिक्स, मार्क स्पिट्स आपके हो जाएंगे तैराकी से, मार्क डेलिसन हो जाएंगे हॉकी से, और माइकल स्टीच टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि 1991 में घोषित शांति के लिए अपना नोबेल पुरस्कार आंग सान सूकी को कब प्राप्त किया गया। ठीक है, तो 1991 में जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार घोषित हुआ था आंग सान सूकी के लिए, तो वह पुरस्कार उन्होंने कब प्राप्त किया, तो 2012 में। ठीक है, कब प्राप्त किया, तो 2012 में। और साथ ही अगर देखेंगे आंग सान सूकी की बात करें तो यह आपके बर्मा या फिर नया नाम जिसका म्यांमार है, तो वहाँ की एक राजनीतिज्ञ हैं और काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय देखेंगे तो आपके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक नेता हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। तो देखिए एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, तो यह इसका काम है। दूसरा है कि केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। दोनों देखिए हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और हार्ड ड्राइव को जानकारी मतलब ले भी सकता है दे भी सकता है, तो ये भी जो है सो आपका सही है एक सीरियल पोर्ट के लिए। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो इंग्लैंड के सम्राट नहीं हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11th के लिए। 11th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट का जो नाम रखा गया है यह भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए विटामिन ई की जो विशेषता है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन से हो जाते हैं, तो यह जो है सो आपके लिंग ग्रंथियों की सम्मान क्रिया। तो विटामिन ई की विशेषता किस लिए है, तो लिंग ग्रंथियों की सम्मान क्रिया के लिए जो है सो आपका मतलब नपुंसकता, विटामिन ए की कमी से, ई की कमी से क्या हो सकता है, आपके शरीर में नपुंसकता आ सकती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लिंग ग्रंथि की सम्मान क्रिया में विटामिन ई की विशेषता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं। तो नाम क्या क्या है, तो एक राजा रेड्डी हैं, दूसरे राधा रेड्डी हैं। तो किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं दोनों, तो अगर बात करेंगे तो यह आपके कुचिपुड़ी से। ठीक है, राजा रेड्डी हो या राधा रेड्डी आसानी से याद कर सकते हैं कैसे, तो आंध्र प्रदेश का यह आपका लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। और रेड्डी जो है सो इस तरह से रिलेट कर लीजिए, तो राजा रेड्डी या राधा रेड्डी दोनों कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का जो है सो आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य
नृत्य है। साथ ही कथक की बात करेंगे तो यह आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, या उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से देखेंगे। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मणिपुरी आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद पट्टी है यह आपके महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो आपका सफेद पट्टी दिखता है यह किसके द्वारा जोड़ा गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और सफेद पट्टी का क्या मतलब होता है, तो सफेद जो होता है यह आपका शांति का प्रतीक होता है। झंडे में जो आपका सफेद रंग होता है यह आपका शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर नहीं, जनसंख्या की वृद्धि दर के आधार पर जो है सो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले देखेंगे तो इस अनुसार से आपका मेघालय हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो आपका मिजोरम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जिसकी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है इस ऑप्शन से तो हो जाएगा सिक्किम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि कार्ल सगन कौन था। तो यह भी जो है सो देखेंगे तो आपका एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। कार्ल सगन की बात करेंगे तो कार्ल सगन हो जाएंगे यह आपके एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, ठीक है। कार्ल सगन कौन हो जाएंगे, तो यह आपके एक अमेरिकी खगोल शास्त्री हो जाएंगे कार्ल सगन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में है। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल यह भी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे अवस्थित है, तो यह आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपका अवस्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की ब्रास सिटी मरचुला के नज़दीक कूपी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो देखिए ब्रास सिटी, ठीक है। ब्रास सिटी कहाँ पे है, तो यह आपका अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रास सिटी मरचुला के नज़दीक कूपी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है। तो देखिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का क्या नाम हो जाएगा, तो नाम होगा आपका एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, तो एंटोनियो गुटेरस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, ठीक है। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो देखिए बांग्लादेश की बात करेंगे तो यह आपका जनवरी 1972 में, ठीक है। जनवरी 1972 में एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र देश बना। तो राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 79 कंप्लीट होता है और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 80। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप सबों को तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, निरंतर बना रहेगा यह रिक्वेस्ट आप सबों से कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में और इसको पूरे प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उस सभी मेहनत के बदले जो है सो आप लोग एक छोटा सा अपने तरफ से कुछ दे सकते हैं, वो है लाइक शेयर। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद कीजिए। साथ ही देखते हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर 80 को देखेंगे तो पहला जो है सो आपका प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ पतन है संबंधित राज्य हैं। तो देखते हैं पहला अगर बात करेंगे भटकल की, तो देखिए भटकल पतन जो हो जाएगा यह आपका कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक में, यह आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। एलेप्पी की बात करेंगे तो एलेप्पी जो होगा यह आपका केरला में हो जाएगा। काकीनाडा की बात करेंगे तो काकीनाडा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और तूतीकोरिन की बात करेंगे तो तूतीकोरिन जो होगा यह आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तो भटकल कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका कर्नाटक में, एलेप्पी केरल में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में और तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो देखिए नृत्य की अगर शास्त्रीय रूप की बात करेंगे तो नृत्य जो है सो शास्त्रीय रूप जो होगा यह आपका मणिपुरी, ठीक है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। बाकी के अगर तीनों नृत्य को देखेंगे तो तीनों नृत्य आपके एक प्रकार के लोक नृत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ ही अगर मयूरभंज के छऊ की बात करेंगे तो पीछे भी मैंने बताया था, यह जो है सो आपका वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में जो है सो इस लोक पर्व को जो है सो मनाया जाता है। भांगड़ा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका पंजाब का एक लोक नृत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। शास्त्रीय नृत्य कौन सा फॉर्म है तो इसमें तो मणिपुरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है, दूसरे तरफ उनके लॉन्ग फॉर्म है, तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे, पहला है आपका NRLM। तो NRLM क्या होता है, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो यह तो आपका सही है। दूसरा अगर देखते हैं तो दूसरा आपका है नरेगा। तो नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यह भी आपका सही है। SGSY की बात करेंगे तो SGSY क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो यह भी जो है सो आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 3 सही हैं। साथ ही अगर बात करते हैं चौथे की, तो चौथा है आपका NSDC। ठीक है, क्या हो जाएगा NSDC। तो NSDC क्या हो जाएगा, नेशनल स्कूल डेवलपमेंट काउंसिल, तो यह भी जो है सो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से राइट कूट की बात करेंगे तो राइट कूट यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, उपरोक्त जो भी आपके ऊपर निम्नांकित कथन है या फिर निम्नांकित जो आपके शब्दावली हैं सभी के सभी आपके सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि नेत्र क्या है। तो देखिए नेत्र के बारे में देखेंगे तो नेत्र जो है यह आपका एक मानव रहित विमान हो जाएगा। ठीक है, नेत्र क्या हो जाएगा, नेत्र यह आपका एक मानव रहित विमान हो जाएगा। तो राइट आंसर फोर्थ के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके कुछ उपनाम है, साथ ही जो है सो उनसे संबंधित जो है सो अवस्थिति जगह है। तो ये इनका मिलान करना है। पहला है आपका इटली का मैनचेस्टर। तो देखिए इटली का जो मैनचेस्टर होता है यह कहाँ कौन सा शहर कहलाता है, तो इटली का जो मैनचेस्टर है यह आपका बोला जाता है मिलान को। ठीक है, चीन के मैनचेस्टर की बात करेंगे तो चीन के मैनचेस्टर आपको कहीं शंघाई भी दिखेगा, कहीं बीजिंग भी दिखेगा। ठीक है, कहीं बीजिंग भी दिख सकता है, तो घबराइएगा नहीं, जो आपको ऑप्शन में दिखे उसको आप पिक कर लीजिए दोनों में से। तो चीन का मैनचेस्टर जो है सो यहाँ शंघाई दिया गया है, गूगल पे अगर देखिएगा तो बीजिंग भी बताता है उसमें। साथ ही जापान के मैनचेस्टर की अगर बात करेंगे तो जापान का मैनचेस्टर जो है आपका नागोया। ठीक है, पीछे भी आया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान का मैनचेस्टर नागोया नहीं ओसाका है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, ओसाका को बोला जाता है जापान का मैनचेस्टर। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व की आटा मंडी की बात करेंगे तो इवानोवा को विश्व की आटा मंडी भी बोला जाता है, यह भी सही है। जापान का मैनचेस्टर नागोया को नहीं ओसाका को बोला जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो आइए इसके बारे में देखना है। पहला है आपका निम्न विसेंट वान गोग पुर्तगाल के विख्यात पेंटर थे, तो यह तो कथन सही है। ठीक है, विसेंट वान गोग की बात करेंगे तो ये आपके पुर्तगाल के एक बहुत ही विश्वविख्यात पेंटर हैं। दूसरे की बात करेंगे तो वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी, कई बार जो है सो बुक एंड ऑथर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह भी प्रश्न सही है। वात्स्यायन क्या थे, कामसूत्र की रचना किया था। तीसरा है कि विजय लक्ष्मी पंडित जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन और स्वतंत्रता सेनानी थी, तो यह भी जो है सो आपका सही हो जाएगा। और साथ ही देख लेंगे तो भारत के तरफ से किसी भी देश की जो है सो पहली महिला जो है सो राजदूत के रूप में भी इन्होंने जो है सो अपना कार्यभार दिया है, विजय लक्ष्मी पंडित ने, तो यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी जो है सो ऑप्शन कि वीवी गिरी भारत के 5वें राष्ट्रपति थे पद क्रम में। तो देखिए वीवी गिरी की बात करें तो यह 5वें नहीं आपके चौथे राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, वीवी गिरी जो थे यह आपके फोर्थ नंबर चौथे नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कि विश्व का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग शॉपिंग सेंटर निम्न में से किस देश में स्थापित होगा। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग शॉपिंग सेंटर जो है यह किस देश में स्थापित होगा, तो यह जो है सो यह आपका चाइना में स्थापित होगा। ठीक है, कहाँ पे स्थापित होगा, तो यह आपका चाइना में स्थापित होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो यह जो है यह आपका तमिलनाडु के कल्पकम में। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पे है, सॉरी कल्पकम कहाँ पे है, तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। और वहाँ पे क्या अवस्थित है, तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, कल्पकम तमिलनाडु में। तो प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की आशा जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ASHA।
ASHA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा योजना के संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं इसके बारे में बताना है। पहला, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है, तो यह चीज़ सही है। आपका ग्रामीण स्तर पर जो है सो महिलाओं के सुरक्षा या फिर उनके गर्भ को लेके जो है सो एक आपका प्रोग्राम चलाया जाता है। साथ ही दूसरा, यह योजना प्रोत्साहन आधारित है, तो यह भी चीज़ आपका सही है। तीसरा, इस योजना का संबंध प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा से है, तो यह भी एक तरह से देखेंगे तो आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर जो भी कथन दिए गए ऊपर में सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, तो देख लेते हैं कौन कौन हो जाएंगे। तो इस प्रश्न से देखिएगा तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हरिगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करेंगे तो दोनों जो है सो नोबेल विजेता हैं। साथ ही देखेंगे तो दोनों जो है सो आपके वर्तमान में अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों भारतीय हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, सेना भर्ती अधिनियम की बात करेंगे तो सेना भर्ती अधिनियम जो है यह आपका वर्ष 1856 में लागू किया गया था। ठीक है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया? तो वर्ष 1856 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया? तो देखिए, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस जो पर्ल हार्बर है, किसके द्वारा जो है सो आक्रमण किया गया था यहाँ पर? तो यह जो है आक्रमण जापान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जापान के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की निम्नोक्त मतलब निम्नलिखित भारतीय में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? तो मतलब यूनेस्को के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन ऐसे भारतीय थे जो कि यूनेस्को के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे यह आपके यूनेस्को के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही अगर यूनेस्को के बारे में देख लीजिएगा तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनेस्को का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 की वर्तमान G7 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? तो देखिए, वर्तमान में जब जो आपका G7 का गठन हुआ था 1975 में, जो कि फ्रांस में हुआ था, तो उस समय इसके कुल 6 सदस्य थे। ठीक है, कुल कितने सदस्य थे? तो उस समय कुल 6 सदस्य थे। अगर अभी देखेंगे आपके G7 की बात करेंगे तो G7 में जो है सो आपके कुल 7 सदस्य हैं। और अगर उनके नाम को एक बार देख लेते हैं तो देखिए, आइए देख लेते हैं। पहला जो है सो आपका G7 में देखिएगा तो पहला आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको USA बोलते हैं। साथ में तीसरा आपका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्रांस हो जाएगा। फिर आपका जर्मनी हो जाएगा। फिर आपका कनाडा हो जाएगा और फिर इटली हो जाएगा। यह जो है सो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले कुछ देश हैं। साथ ही G7 हो गया और इसमें एक और अगर नाम आप लोग ऐड कर लीजिएगा जैसे रसिया, तो रसिया अगर इसमें ऐड होता है तो इसके साथ जो है सो यह आपका G8 सदस्य हो जाता है। और सिर्फ G7 की बात करेंगे तो उसमें से आपको रसिया को हटा देना है, तो फिर वह आपका G7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 15 की जापान में तबाही मचाने वाली सुनामी कब घटित हुई थी? तो देखिए, जापान में जो तबाही मचाने वाली सुनामी थी यह आपकी कब घटित हुई थी? तो यह आपका 11 मार्च 2011 को। ठीक है, कब? तो 11 मार्च 2011। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किससे बना है? तो देखिए, मेक इन इंडिया का जो लोगो है यह किससे बना होता है? तो यह आपका कोग्स से बने शेर। ठीक है, कोग्स से बने शेर। आप कई लोग कई बार जैसे टीवी प्रचार वगैरह में या फिर जो कि भारतीय आपके कुछ उत्पाद हैं तो उन सबों पे आपको मेक इन इंडिया का एक लोगो दिख जाएगा जिसमें जो आपका शेर दिखता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, 1998 में जो पोखरण का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भारत के आपके प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज्य सम्राट बन गई हैं। उसने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया है। तो देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने महारानी विक्टोरिया का, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए क्या हुआ, सबसे लंबे समय तक राज्य सम्राट बन चुकी हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए अगर संत कबीर सम्मान की बात करेंगे तो संत कबीर सम्मान जो है यह आपका बुनाई के क्षेत्र में, ठीक है, बुनाई के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बुनाई के क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्पैम, ठीक है, स्पैम जो है सो इस समूह से संबंधित नहीं है। बाकी मालवेयर हो, फिशिंग हो या रेनसवेयर हो, तीनों जो है सो आपके एक समूह से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 81। तो आइए देखते हैं। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके कुछ रचना है, दूसरी तरफ लेखक हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। तो देखिए पहला है आपका मृक्ष कटिकम। तो देखिए मृक्ष कटिकम की बात करेंगे तो इसके लेखक आपके शूद्रक हैं, तो यह तो सही हो जाएगा। दूसरा है 10 कुमार चरित्र। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक आपके दंडी हो जाएंगे, यह भी सही है। हस्तायुर्वेद की बात करेंगे तो हस्तायुर्वेद के लेखक आपके सुबंधु नहीं होंगे, ठीक है, हस्तायुर्वेद के लेखक आपके पालकप से हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, पालकल्य, पालकप्य, ठीक है, पालकल्य या पालकप्स इस टाइप से इनका नाम है, हस्तायुर्वेद के लेखक हो जाएंगे। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साथ ही मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाख दत्त हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। हस्तायुर्वेद के लेखक कौन हो जाएंगे, पालकस से उसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं आपके कुछ लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से लेके रिलेटेड है। पहला है ऑप्शन आपका कि ओडीए। तो अगर ओडीए की बात करेंगे तो ओडीए क्या हो जाता है, यह आपका ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट, तो यह तो आपका सही हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा आपका डीएमआईसी। तो डीएमआईसी क्या हो जाता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो यह भी सही है। तीसरा डीएफसी की बात करेंगे तो डीएफसी क्या हो जाएगा, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी है, ऑप्शन डी है डीएमआरसी। तो डीएमआरसी क्या जाएगा, दिल्ली मुंबई। देखिए डीएमआरसी होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, डीएमआरसी क्या हो जाता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डीएमआरसी दिल्ली मुंबई रोड कनेक्टिविटी नहीं होगा, डीएमआरसी हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि विजयनगर के गौरव के भगवानाशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है। तो देखिए विजयनगर का जो गौरव या फिर भगवान शेष था या विजयनगर साम्राज्य का जो भी आपके अगर देखेंगे तो ऐतिहासिक महत्व है या फिर उसकी जो भी कलाकृतियाँ या उसके पुराने चीज़ों की बात करें तो वो सभी आपके हम्पी में अवस्थित हैं, ठीक है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम्पी की बात करें तो यह जो है सो आपका वर्तमान कर्नाटक में, ठीक है, वर्तमान कर्नाटक राज्य में जो है सो यह आपका हम्पी पड़ता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला देखते हैं, पहला है कि मानव अधिवास हेतु संयुक्त राष्ट्र केंद्र की स्थापना 1978 में की गई थी, तो यह तो आपका कथन सही है। दूसरा 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो यह भी आपका जो है सो सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। एक और दो दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो देखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा भी गया है इस बार भी आपका यह प्रश्न कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए बिना सीपीयू का जो है सो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगर देखिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर एक सीधे शब्द में समझ सकते हैं कि वैसा चीज़ जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम है, जैसे एमएस एक्सेल की बात करेंगे, एमएस
पावर पॉइंट की बात करेंगे, MS वर्ड की बात करें तो वो क्या है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम किसी भी काम को जो है सो आसान तरीके से कर सकते हैं। साथ ही अगर हार्डवेयर की बात करेंगे तो एक शब्द सीधे शब्द में समझिए वैसा चीज़ जिसको हम छू सकते हैं। अगर CPU की बात करें तो ये आपका एक कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है। कीबोर्ड की बात करेंगे, माउस की बात करेंगे, स्कैनर हो जाएगा, UPS हो जाएगा। तो ये सभी जो भी चीज़ें वो आपके कंप्यूटर के देखेंगे तो हार्डवेयर कंपोनेंट है। साथ ही मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर भी आपका एक हार्डवेयर है, और मॉनिटर खुद क्या हो जाता है, एक तरह जो है सो आपका कंप्यूटर का कंपोनेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। तो देखिए अगर हाथी मैराथन की बात करेंगे तो हाथी मैराथन आपका कहाँ पे, तो त्रिचूर में। ठीक है, त्रिचूर में जो है सो हाथी मैराथन आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर में अशुद्धियों को बग बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में अशुद्धियों को बग बोला जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो देखिए पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कौन हो जाएंगी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन हो जाएंगी, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगर इस प्रश्न में यहाँ पे भारतीय अगर हटा देता है, अगर पहली महिला के बारे में पूछता है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही, तो वह आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर शब्द भारतीय लग जाता है कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तो कौन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ अगर महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचाने। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला हो जाएगा आपका सबसे पहले यूपी हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र होगा, फिर आपका बिहार होगा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इस तरह से जो आपकी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 12 राज्य है, क्षेत्रफल से आपका राजस्थान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है सो प्रश्न में जनसंख्या से पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। ये भारत के 5 बड़े राज्य हैं जनसंख्या के आधार पर। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि FTP शब्द किसके लिए है। तो देखिए FT का फुल फॉर्म क्या होता है, FTP का, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि कहीं पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ ट्रांजिट हटा के आप लोग इसको प्रोटोकॉल कर सकते, सॉरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डी, जो भी समझिए। तो FTP सिर्फ आप लोग याद रखिए ना, FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर का एक शब्दावली कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की संगुल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है। तो देखिए संगुल समिति जो 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह आपका राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में जो घोटाला हुआ था उसको लेके जो है सो आपका संगुल समिति का गठन किया गया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स में। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि आपका 1972 से चल रहा है, उसके अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उस जीव का एक तरह से कह सकते हैं कि संरक्षण होता है जो कि विलुप्त होते जाती है, या फिर किसी तरीके से इन्वायरमेंट में जो है सो वह उसका रहना एक तरीके से देखेंगे तो इन्वायरमेंटल तौर पर जायज़ है, बिना उसके इन्वायरमेंट पे खतरा है। तो उन सभी चीज़ों का क्या होता है, उन सभी जीवों को जो है सो संरक्षण दिया जाता है। और प्रश्न से देखेंगे तो शाही जो है सो देखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। शाही जो है सो आपका प्रश्न से राइट आंसर है, जिसको क्या है अभी वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो है सो संरक्षण दिया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। तो पहला एक प्रसिद्ध स्थान है, दूसरे देश हैं, तो बताना है कि कौन से प्रसिद्ध स्थान है। पहला अगर कान की बात करें तो यह आपका फ्रांस का प्रसिद्ध एक जगह है, तो यह भी सही है। दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है, यह भी सही है। रोल गारो की बात करेंगे तो यह भी फ्रांस में है। तो तीनों के तीनों देखेंगे तो यहाँ पे सही ही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित हैं, तो 1, 2, 3। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 कि गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित बहुचारा माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो देखिए गुजरात के मेहसाना में जो आपका बहुचारा माता का मंदिर है यह काफ़ी आपका फेमस मंदिर है और यह देखेंगे तो यह आपका किन्नर समुदाय के संरक्षण हेतु, ठीक है, किन्नर समुदाय का एक तरह से, या हिजरा समुदाय यहाँ लिखा गया है, तो किन्नर समुदाय जो है उसका एक तरह से देखेंगे तो कुल देवी या फिर कुल एक सर कह सकते हैं कि मुख्य देवता उन लोगों का है, ठीक है। कहाँ पे है तो गुजरात के मेहसाना जिले में। क्या नाम है तो बहुचारा माता मंदिर। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किससे संबंधित है यह मंदिर तो यह आपके किन्नर समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं तो यह आपके पर्यावरण प्रतिरक्षण में, ठीक है, पर्यावरण प्रतिरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है सो आपको भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि टेराकोटा आर्मी या टेराकोटा की मूर्तियां का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। तो देखिए टेराकोटा आर्मी जो है सो यह आपकी चाइना से संबंधित है, ठीक है। टेराकोटा आर्मी किस देश से संबंधित है तो चाइना से संबंधित है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो देखिए आनंदम कार्यक्रम हो या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ठीक है, जैसे नो मास्क नो राइड अभियान, और इस तरह से अगर देखेंगे तो आपका है उज्ज्वला योजना वाला अभियान है, फिर आपका देखेंगे तो आपका एक है कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अभियान होते हैं जो कि करंट अफेयर्स में आपको टॉपिक में देखने को मिलेगा, तो उस सभी को पढ़ के जाइएगा, वहाँ से प्रश्न आपका आ रहा है और निरंतर पूछा भी जाता है उस टॉपिक से प्रश्न। तो देखिए आनंदम कार्यक्रम की बात करेंगे तो आनंदम कार्यक्रम आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। आनंदम कार्यक्रम कहाँ संबंधित है तो मध्य प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हो जाएंगे पिडुमारी वेंकट सुब्बा राव, ठीक है, कौन हो जाएंगे पिडुमारी वेंकट सुब्बा राव। तो 18 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है। तो देखिए आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है इसका प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो कुचिपुड़ी देखेंगे तो यह आपका आमतौर पे आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ठीक है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश का। साथ ही अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम, उड़ीसा का आपका ओडिसी हो जाएगा। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र के दो लोक नृत्य जरूर याद रखिएगा, एक लावनी और एक तमाशा, ठीक है, कौन सा लावनी और तमाशा। तो प्रश्न से कुचिपुड़ी देख लेंगे तो कई बार आ चुका है, हमको लग रहा है कि सभी लोग को याद ही हो गया होगा, पहले से भी याद होगा, जिनको नहीं भी होगा तो इस प्रैक्टिस सेट के दौरान सारे शास्त्रीय नृत्य जो है सो जरूर याद हो गए होंगे। तो कुचिपुड़ी कहाँ का आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है उस वीडियो का आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए सनी डेज जो पुस्तक है यह आपका सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, सनी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो सुनील गावस्कर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, यूनानी रोमन कला को कहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है तो यूनानी रोमन कला को जो स्थान प्राप्त हुआ गंधार शैली में, ठीक है, यूनानी रोमन कला कहाँ से प्राप्त हुई तो यह आपका गंधार शैली से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं। तो पहला देख लेते हैं न्यू मुरे। तो देखिए न्यू मुरे की बात करेंगे तो जो देखे न्यू मुरे तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है सो इस द्वीप को लेके विवाद चलते रहता है। तो यह तो आपका बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, यह आपका कहाँ पे है बंगाल की खाड़ी में और विवादित है, तो मे भी पूछा भी जा सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। न्यू मुरे द्वीप कहाँ पे है तो बंगाल की खाड़ी में है और भारत और बांग्लादेश को लेके जो है सो इस द्वीप पे विवाद चलते रहता है। बांग्लादेश का कहना है कि हमारा है, भारत का कहना है हमारा है, ठीक है। दूसरा देख लें, दूसरा है आपका स्पार्टली। तो अगर स्पार्टली की बात करेंगे तो यह तो आपका दक्षिण चीन सागर में है। तीसरा सेशेल्स की बात करते हैं तो सेशेल्स जो है आपका हिंद महासागर में एक द्वीप है और एक देश भी है, ठीक है,
ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप कहिए या देश कह सकते हैं, ठीक है। आइलैंड कंट्री भी कह सकते हैं इसको, सेशल्स को। अगर कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल हो जाएगा विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया इसका कैपिटल हो जाएगा। और यह आपका एक अफ्रीकन कंट्री है, तो यह भी आपका दक्षिण चीन सागर में नहीं है, तो एक आपका स्पार्टली हो जाएगा। पार्सल की बात करें तो यह भी आपका दक्षिण चीन सागर में ही हो जाएगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 दोनों सही हैं। स्पार्टली और पार्सल दक्षिण चीन सागर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑक्टोपस पॉल किस खेल के लिए चर्चित हैं। तो देखिए ऑक्टोपस पॉल जो है यह आपके चर्चित खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, ठीक है। ऑक्टोपस पॉल जो है सो किस खेल के चर्चित खिलाड़ी हैं, तो आपके फुटबॉल के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 कि कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर स्कैनर नहीं होगा कंप्यूटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर वर्क कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वह स्कैनिंग का ही काम हो सकता है कि कंप्यूटर में हम लोग MS एक्सेल पे या PPT पे या फिर वीडियो या किसी भी चीज़ के एडिटिंग का काम कर सकते हैं। बिना स्कैनर का कंप्यूटर चल सकता है। अगर इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट के बिना भी कंप्यूटर चलाया जा सकता है, जिससे हम गेम खेल सकते हैं या फिर कह सकते हैं तो आपका स्प्रेडशीट पे वर्क कर सकते हैं, तो इंटरनेट के बिना भी हो सकता है। अगर माउस की बात करें तो बिना माउस का भी कंप्यूटर चलाया जा सकता है। अगर आपको कीबोर्ड का एक अच्छा नॉलेज होगा तो आप बिना माउस का भी कंप्यूटर चला सकते हैं। अगर CPU की बात करेंगे तो CPU ही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। बिना CPU के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक है। बिना CPU का इसलिए कि जो भी आपका डेटा होता है वो सारा आपका, इसी से समझिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अगर आदमी के ही ब्रेन से मस्तिष्क से अगर हटा दिया जाता है ब्रेन को, फिर क्या है, पागल हो जाता है, उसी को लोग पागल बोलते हैं। वर्क प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर में भी अगर बिना CPU के कनेक्ट करेंगे तो आपका मॉनिटर ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले दिखेगा, लेकिन वो कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं, ब्लैंक डिस्प्ले आपको दिखेगा। तो बिना CPU का जो है कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है। तो देखते हैं, पहला है आपका USA। तो USA देश है, राष्ट्रीय खेल, तो USA का राष्ट्रीय खेल सभी को पता है बेसबॉल हो जाएगा। जापान की राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो जूडो हो जाएगा जापान का राष्ट्रीय खेल। भारत के अगर राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो हॉकी हो जाएगा। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल आपका फील्ड हॉकी हो जाएगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। ABCD सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हैं। देखिए एक भाई साहब हैं जो कि एक कमेंट किए थे कि मैंने पीछे भी बता दिया था कि भारत का आपका राष्ट्रीय खेल देखेंगे तो हॉकी है, ठीक है। तो उन भाई साहब का कहना था कि भारत का जो है सो कोई नेशनल गेम नहीं है। तो अगर आप गूगल के अकॉर्डिंग या फिर यूट्यूब के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सही में भारत का कोई नेशनल गेम नहीं है। लेकिन जो कि आपका एग्जाम वगैरह में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, या फिर इस बुक को ही देखेंगे तो प्लेटफॉर्म एक प्रतिष्ठित संस्थान है, इस बुक में भी इस प्रश्न के लिए जो है सो यह आंसर दिया गया कि भारत का जो आपका राष्ट्रीय खेल है यह हॉकी को माना जाता है। लेकिन अगर गूगल करेंगे तो सही में जो है सो आपका भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं होता है। तो जो बुक दिया गया तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। या फिर कई बार रेलवे के एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया है, सही आंसर आपका हॉकी ही बताया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। तो देखिए अगर एलोरा की बात करें तो इसको आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, जो कि कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो इसको भी जो क्या है आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। अजंता की बात करेंगे, अजंता गुफाएं की, तो यह भी जो है सो आपका यूनेस्को की सूची में शामिल है। बिहार में स्थित जो राजगीर है इसकी बात करेंगे तो इसको जो है सो अभी तक यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय शक्ति संपन्न है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो INS चक्र, ठीक है। INS चक्र क्या हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति संपन्न चक्र, नाभिकीय शक्ति संपन्न आपका जो है सो यह हो जाएगा शिप। तो क्या हो जाएगा, INS चक्र, इंडियन नेवी शिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति के स्त्री से विवाह क्या कहलाता है। तो देखिए इस तरह का जो विवाह होता है उसको आपको अनुलोम विवाह बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह बोलते हैं। एक नीची जाति के पुरुष का एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति के स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। और इसी कंडीशन को अगर एक्सचेंज करते हैं तो वह आपका प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो प्रश्न से अगर देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान की बात हो रही है, तो दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान आपका हो जाएगा पद्म विभूषण। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत के अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। अगर इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पद्म विभूषण हो जाएगा, फिर इससे भी नीचे आते हैं तो पद्म भूषण हो जाएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका पद्मश्री। मतलब पहले किसी को ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये देखेंगे अगर रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आपका नीचे से देखेंगे तो पद्मश्री, फिर उससे थोड़ा ऊपर रैंकिंग पद्म भूषण का है, फिर उससे ऊपर पद्म विभूषण है, और सबसे सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वह आपका भारत रत्न हो जाएगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। तो देखिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया, तो क्रे XMP14। ठीक है, क्रे XMP14। तो प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। तो देखिए अरल सागर के किनारे की बात करेंगे तो आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अरल सागर के किनारे कौन सा हो जाएगा, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि कैंपांस क्या है। ठीक है, कैंपांस क्या है, तो कैंपांस की बात करें तो यह आपका बधिया किया हुआ चूजा को कैंपांस बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं, तो बुलंद दरवाजा की बात करेंगे तो यह आपका फतेहपुर सीकरी में, यह सही है। शेरशाह के मकबरा की बात करेंगे तो यह आपका बिहार के सासाराम में, यह भी सही है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो यह आपका देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है यह आपका नई दिल्ली में नहीं, कहाँ पे है, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। साथ ही चार मीनार की बात करेंगे तो यह आपका हैदराबाद में हो जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि निम्नलिखित में से कौन पहला हैवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ। तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका रॉकी मार्सियानो। ठीक है, कौन हो जाएगा, रॉकी मार्सियानो, जो कि आपके कौन एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर थे। ठीक है, अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। तो यह तो प्रश्न आपका देखेंगे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नरेंद्र मोदी अभी तक के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमेनियम ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपका NTPC 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए अमेरिका को जो है डोमेनियम ऑफ सिलोन के रूप में 1948 में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है, श्रीलंका को किस वर्ष, तो डोमेनियम ऑफ सिलोन के द्वारा वर्ष 1948 में आज़ादी दी गई थी। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। देखिए वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर की बात करेंगे, यह भी आपका NTPC 2016 का प्रश्न है, और राइट आंसर होगा चंडीगढ़। अगर चंडीगढ़ के बारे में देखेंगे तो अगर इसके वास्तुकार को लेकर भी पूछा जाता है तो ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार हो जाएंगे। तो वास्तुकला की दृष्टि से सबसे नियोजित शहर कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था। यह भी NTPC 2016 का प्रश्न है। भारत पाकिस्तान कारगिल का युद्ध का जो कोड नेम था वह कौन सा हो जाएगा, तो उसका कोड नेम था आपका ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय उसका कोड नाम था भारत कारगिल युद्ध का। साथ ही अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि ऊपर में दिख रहा है तो उसकी बात करेंगे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो क्या है 1984 सिख दंगा को लेके जो है सो आपका ऑपरेशन चलाया गया था आर्मी के द्वारा। और ऑपरेशन विजय इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा 19th के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि IPC का पूरा नाम क्या है। तो देखिए अगर IPC की बात करेंगे तो IPC का पूरा नाम क्या हो जाता है, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, क्या हो जाता है, इंडियन पेनल कोड जो है सो इसका फुल फॉर्म होता है।
आईपीसी का। तो दोस्तों इस तरह से जो आपका आज का सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। पीछे 2-3 दिन जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ था उसके लिए फिर से आप सबों से क्षमा चाहूँगा। आप लोगों ने जिस तरह से प्यार बना के रखा है इसी तरह से निरंतर इसी प्यार को आगे बढ़ाते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।